जय हिंद, नमस्कार मान्यवर। देखिएगा, आज सभी के सामने हम यहाँ पर एक ऐसे विषय के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा माना जाता है, यानी कि सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में डिस्कस करेंगे, चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है क्या, ये भारत के लिए किस हिसाब से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर खतरा क्या माना जाता है, और उस खतरे को टालने के लिए हम लोगों ने जो कालादान परियोजना के ऊपर काम किया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर अर्थात चिकन नेक है क्या। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो एरिया है इसको मुख्य भारत बोला जाता है, ये है मेन इंडिया का क्षेत्र। बाकी यहाँ पर ये जो 7 स्टेट वाला जो क्षेत्र है जहां पर मुख्यतः 7 राज्य आते हैं भारत के, इन क्षेत्रों को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेन लैंड ऑफ इंडिया से जोड़ने के लिए एक पतला सा मार्ग है, एक पतला सा रास्ता है 22 किलोमीटर चौड़ा। ये जो एरिया है यानी कि नेपाल और बांग्लादेश के बीचों बीच पड़ता है। इस क्षेत्र को ही, ये जो रास्ता है, इस मार्ग को ही सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर बोला जाता है, अर्थात चिकन नेक बोला जाता है। ये जो क्षेत्र है इसका नाम है सिल्लीगुड़ी और कॉरिडोर का मतलब होता है रास्ता। तो यानी कि ऐसा रास्ता जो कि सिल्लीगुड़ी से पास करता हो उसी को हम लोग सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर भारत की इंटीग्रिटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा दोस्तों, यहां से आसाम के अंदर ऑयल रिजर्व है, दिग्बोई के अंदर। यदि हम लोगों को तेल लेके आना है, यदि हम लोगों को ट्रेड करना है तो कहां से लेके आएंगे? आसाम से। इसी मार्ग का उपयोग करते हुए यहाँ पर तेल पहुंचेगा। यदि हम लोगों को ट्रेड करना हो, ट्रांसपोर्टेशन करना हो या फिर किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी यदि हम लोग बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ में मेनलैंड ऑफ इंडिया द्वारा, तो किस मार्ग का उपयोग करेंगे? इसी मार्ग का उपयोग किया जाएगा। आप लोगों को पूर्व में आभास होगा कि भारत और चाइना दोनों के बीच में बहुत सारे विवाद देखे जाते हैं। चाइना अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कब्जा करने का दावा करता है, समय समय पर यहाँ पर झड़प भी देखी जाती है। इस झड़प के दौरान यदि हम लोगों को अपनी सेना को भेजना है, अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेना की तैनाती करनी है, तो किस मार्ग का उपयोग किया जाएगा? तो भी इसी सिल्लीगुड़ी मार्ग का उपयोग किया जाएगा। यानी कि सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर भारत के 7 राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आई बात समझ में? ये कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी डिफेंस सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, हर तरीके से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही एक रास्ता ऐसा है। आप लोग जानते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है। यदि यहाँ की कल्चर यहाँ पर आती है, यहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं, तो भी इसी मार्ग के द्वारा। ये मार्ग जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यदि आप लोग नोटिस करेंगे जियोपॉलिटिक्स रूप से, तो ये जो रास्ता है ये इसके ऊपर खतरा है। कैसे? आप पाएंगे कि चाइना और भारत एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। अब चाइना क्या करता है कि भारत का विरोध जताने के लिए वो नेपाल और बांग्लादेश, इन दोनों ही देशों के साथ में बेहतरीन संबंध बनाने में कामयाब होता जा रहा है। अब वो क्या करेगा? आप लोग देखते हैं कि 2020 से लगातार गलवान घाटी के ऊपर भी विवाद होता जा रहा है, छोटी छोटी झड़प भी होती जा रही है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। हम युद्ध को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, बट युद्ध हो सकता है। तो क्या होगा? जैसे युद्ध होगा तो नेपाल आजकल चाइना के सपोर्ट में जा चुका है, बांग्लादेश चाइना के सपोर्ट में जा चुका है। यदि युद्ध हुआ तो डेफिनेटली चाइना नेपाल का जो क्षेत्र है, जो नेपाल की भूमि है, इसका उपयोग करेगा और इस पतले से रास्ते को काटने में जरा भी समय नहीं लगेगा। 30-35 मिनट में इस रास्ते को यदि काट दिया गया तो हमारा अखंड भारत, जो हमारा जो अखंड भारत का सपना है उसको तो छोड़ो, जो वर्तमान भारत है उसके भी जो 7-8 राज्य हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे। यदि ये यहाँ से काटा तो 7 सिस्टर वाला स्टेट भी जाएंगे, यहाँ से सिक्किम भी हमारा यहाँ से जा सकता है। तो यानी कि सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक सोच नहीं है, एक अवधारणा नहीं है कि ऐसा हो सकता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चाइना इसके अंदर अपनी जो कनेक्टिविटी है, अपना जो प्रोग्राम है वो चला भी रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 2017 के अंदर एक डोकलाम विवाद हुआ था। डोकलाम विवाद क्या है? चाइना ने इस क्षेत्र के ऊपर नजर गड़ाने के लिए, इस क्षेत्र पर अपनी पाबंद मजबूत करने के लिए यहाँ पे भूटान और सिक्किम के बीच में, भूटान का एक क्षेत्र है यहाँ पर चुंगी, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। डोकलाम विवाद जो हुआ था उसमें यहाँ पे जो एक क्षेत्र है डोकलाम, वहां पे कब्जा कर लिया था।
अब उस क्षेत्र से क्या होता है कि उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी बन जाती है, वो डायरेक्ट ऊंचाई से इस क्षेत्र को देख सकता था। और एट द टाइम ऑफ वॉर, जब भी युद्ध का समय आएगा तो यहाँ पर इसको मतलब कम समय के अंदर इसको काट पाएगा। और जब युद्ध के समय में इस क्षेत्र को यदि काट दिया तो चाइना तो एक तरफा युद्ध जीत सकता है, क्योंकि उसको भारत के 7 नहीं 8 राज्य मिल जाएंगे। तत्पश्चात क्या होगा, यदि भारत के ये क्षेत्र उसने जीत लिए तो भूटान की तो औकात ही क्या रह जाती है। तो भूटान ने उस वक्त भारत को याद किया था, भूटान ने हमको याद किया था कि यदि ये इस क्षेत्र को काट देंगे तो हमारे अस्तित्व पे भी खतरा आ सकता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर क्या है। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर हमारे यहाँ पर इंटीग्रिटी के अंदर किस हिसाब से महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। डोकलाम विवाद जो हुआ था उस वक्त भूटान ने हमको क्यों याद किया और हम लोगों ने उसका क्यों साथ दिया, इतना समझ में आ गया होगा। अब ऐसा होता रहता है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। अब क्या है, खतरा भी लगता है कि यार कभी ऐसा हुआ तो देश की इंटीग्रिटी के ऊपर खतरा आ सकता है। तो इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इसके ऊपर खतरा बताते हैं कि सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर कभी भी हमारे लिए खतरा बन सकता है। हमको इसका विकल्प खोज लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यदि युद्ध के समय ऐसा हुआ तो हमारे जो 7-8 राज्य हैं, एक मित्र राष्ट्र भूटान जो है वो हमसे अलग हो जाएंगे और भारत एक खंडित राष्ट्र दोबारा से बन जाएगा। तो हम लोगों ने इसी का विकल्प खोजते हुए कालादान परियोजना पर काम करना स्टार्ट किया। कालादान परियोजना क्या है, इसके बारे में आप लोग इस पर जरा ध्यान से देख लीजिएगा। देखो दोस्तों, कालादान परियोजना सीधी सी बात है, इसी सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर का एक विकल्प है। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर जैसे हमको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहुंचाती थी, तो कालादान परियोजना भी अब हमको इस एरिया में पहुंचाने का जरिया है, बस वो एक अलग जरिया है। वो जरिया क्या है, इस चीज को समझिएगा। देखिएगा, वेस्ट बंगाल में एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है जिसको कोलकाता बोला जाता है, कोलकाता पोर्ट। अब यहाँ कोलकाता पोर्ट से म्यांमार का एक जो पोर्ट है सीतवे पोर्ट बोला जाता है जिसको, तो कोलकाता पोर्ट से सीतवे पोर्ट तक हम लोग यहाँ पर किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, महासागर के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, यहाँ पर जल द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। यहाँ कोलकाता पोर्ट से सीतवे पोर्ट तक सबसे पहले हमारे यहाँ पर कनेक्टिविटी डेवलप की जाती है। अब यहाँ पर सीतवे पोर्ट जो है ना, सीतवे किसका पोर्ट है, म्यांमार का। सीतवे पोर्ट से यहाँ प्लेट माता की एक नदी बहती है म्यांमार में, जिसको बेसिकली क्या बोला जाता है, कालादान नदी बोला जाता है। और इस नदी के नाम पर ही दोस्तों इस प्रोजेक्ट का नाम कालादान परियोजना पड़ा था। कालादान प्रोजेक्ट नाम इसका नामकरण किया गया था बेसिकली। और यहाँ इस नदी के बाद में मिजोरम तक, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे जो ये जो क्षेत्र है ना, नदी समाप्त हो जाती है यहाँ पर, और इस नदी के तट से लेकर के मिजोरम तक सड़क निर्माण किया जाता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन विकसित कर दिया जाता है। अब आप देखिएगा कितनी आसानी से हम लोग यहाँ मुख्य भारत से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर पहुंच गए, जबकि हम लोगों ने सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर का उपयोग भी नहीं किया। तो एक वाकई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था हमारी विदेश नीति के द्वारा। लेकिन यदि वर्तमान हालातों को यदि देखा जाए तो ये काम हो नहीं पा रहा है। कालादान परियोजना एकदम ठप पड़ चुकी है, बिल्कुल भी इसके ऊपर इनिशिएटिव नहीं लिए जा रहे गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो समय के साथ में बदल जाती है। इसके ऊपर काम क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको भी हम लोग जरा एक बार ध्यान से देख लेते हैं। देखो दोस्तों, जैसे कि भारत में अलग अलग राज्य हैं, तो वैसे म्यांमार के अंदर भी अलग अलग राज्य होंगे। जैसे ये म्यांमार है, इसमें भी अलग अलग राज्य हैं। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ना दोस्तों, इसके अंदर ये एक क्षेत्र है, एक प्रांत है इसका, इसको बेसिकली रखाइन प्रांत बोला जाता है। अब रखाइन प्रांत के अंदर मुस्लिम रोहिंग्या भी, मुस्लिम भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। अब यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके बौद्ध के साथ में कंफ्लिक्ट हो जाते हैं। कैसे भी कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट हो सकते हैं। वो मिलकर के एक आतंकवादी संगठन बना लेते हैं, एक अलगाववादी संगठन बना लेते हैं, जिसको बेसिकली रोहिंग्या बोला जाता है। और ये रोहिंग्या जो लोग हैं ये मुस्लिम है, और मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर बेसिकली सबसे ज्यादा आबादी है बौद्धों की। तो वो बोलते हैं कि हमें इनसे अलग करके एक नया राष्ट्र चाहिए, एक नया क्षेत्र चाहिए, एक नए राष्ट्र की डिमांड करते हैं। इस एरिया में जो रखाइन प्रांत है इसमें वो लोग अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर अलगाववादी आंदोलन होते रहते हैं। और आप नोटिस करो कि जो हमारी प्रोजेक्ट का जो हिस्सा है वो भी किसमें से पास करता है, वो भी इसी रखाइन प्रांत से पास होते हुए जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि यहाँ पर ये जो रोहिंग्या है ना, बड़ा ही मतलब एक मजबूत संगठन है।
इसके पास में जो म्यांमार की आर्मी है उससे भी ज्यादा हथियार है, उससे भी ज्यादा एयरक्राफ्ट है, वो इस पे भारी पड़ जाती है, आर्मी कमजोर पड़ती है, जबकि रोहिंग्या जो आतंकवादी संगठन है वो उस पे काफी ताकतवर पड़ता है। तो यहाँ की आर्मी भी इस चीज से परेशान है। अब देखिएगा मतलब यहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है उसकी वजह से पहली बात तो ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो कराधान प्रोजेक्ट है वो रुक जाता है, हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब इस प्रोजेक्ट को चालू किया गया था, जब इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, उस वक्त वहां का जो कर्ता धर्ता था वो था आंग सांग सूकी। आंग सांग सूकी बेसिकली भारत की दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई है। अब आप देखिएगा जब कोई भी व्यक्ति 3-4 साल किसी जगह पर रहता है तो उसके साथ में उसके मतलब इमोशनल अटैचमेंट हो जाते हैं, कल्चरल अटैचमेंट हो जाते हैं। तो वो जो आंग सांग सूकी की सत्ता थी वो भारत के पक्ष में हुआ करती थी, आंग सांग सूकी की सत्ता भारत के पक्ष में थी। तो ये प्रोजेक्ट के ऊपर डील हो पाई। लेकिन अब यहाँ पर गत वर्षों के अंदर आंग सांग सूकी को सत्ता से हटा करके मिलिट्री का शासन हो चुका है। अब मिलिट्री जो है वो भारत के पक्ष में नहीं है, मिलिट्री किसकी गुलाम है, वो चाइना की गुलाम है। अब देखिएगा दोस्तों कालादान जो प्रोजेक्ट है उसको हमने क्यों लॉन्च किया, हमने तो चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना से बचने के लिए तो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को लागू किया था। अब देखिएगा ये जो म्यांमार है कहीं ना कहीं चाइना का साथी बन चुका है। अब ये म्यांमार खुद के मतलब खुद का जो दोस्त है उसका उसके खिलाफ थोड़ी ना जाएगा। तो जो म्यांमार की सेना है वो भारत का पक्ष में नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट रुक जाता है कहीं ना कहीं। और हाल ही में ऐसा हुआ है कि अब यहाँ पर इन क्षेत्रों के अंदर भारत के द्वारा तारवाड़ की जा रही कुछ घुसपैठियों के द्वारा, तो भारत और म्यांमार के बीच में कुछ संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो इस कारण की वजह से जो कालादान परियोजना है उसके ऊपर खतरा आ चुका है। और यहाँ पर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसके बारे में हमने आपको समझा ही दिया। आई होप कि आप इस पूरी सिचुएशन के बारे में आप क्या सजेस्ट देंगे कि इसका और क्या विकल्प खोजा जा सकता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, वो बाकी इसके बारे में आप लोग बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
याद किया और हम लोगों ने उसका क्यों साथ दिया, इतना समझ में आ गया होगा।